बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए। साथियों, अब हमारी नेता प्रियंका जी आपको संबोधित करेंगी। मैं एक शेर कहता हूं कि खून दर खून का रिश्ता जिनके खून में है, वतन परस्ती का जज्बा जिन्हें जुनून में है, और जिन्होंने खून से सींचा है गुलिस्तान हिंदुस्तान, उसी खून का कतरा तुम्हारे खून में है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी, आप लोगों को, आप कांग्रेस पार्टी और गोरा की सम्मानित जनता से मुखातिब होंगी। माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जोरदार नारों से स्वागत कीजिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी राम प्रताप सिंह, प्रियंका गांधी राम प्रताप सिंह, प्रियंका गांधी राम प्रताप सिंह। श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, श्री राम प्रताप सिंह जी, श्रीमती संतोष कुमारी जी, कुलदीप दिवाकर जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता को मैं इस सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप सबको भी बहुत बहुत स्वागत। पीछे से आगे आ जाइए अगर सुनना है तो, बहुत लोग पीछे में। और मेरे जो किसान भाई बहन है यहाँ, ये सही है कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ? आपको खाद मिल रही है समय पे? ये सही है कि जबकि आपकी जमीन उपजाऊ है, आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता? सही है। कितने का मिल रहा है अभी? गेहूं और धान के लिए कितना मिलता है आपको? 1200 रुपए। ठीक है। हाँ, 1000। चलिए, तो ये केस, अगर मैं ये कहूं कि सब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, जो भी है, सब बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये सही बात होगी? सही है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि ये जब मुश्किलें आती हैं, महंगाई आती है, तो आपके घर में पूछती है कि किस धर्म के हैं आप? क्या महंगाई आती है और आपके घर पे खटखटा के पूछती है कि भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? क्या बेरोजगारी पूछती है कि तुम किस जाति के हो, ब्राह्मण हो या दलित हो या किस वर्ग के हो? पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। जब छुट्टा जानवर आके आपका खेत चलता है तो पूछता है कि कौन से खेत का, भाई किस किसान का है ये खेत? अच्छा, इस धर्म का है, चलो मैं दूसरे खेत में जाके चलूंगा, है? पूछता है छुट्टा जानवर। तो राजनीतिक दल के नेता क्यों पूछ रहे हैं भैया? क्यों पूछ रहे हैं? सोचिए, मजाक की बात नहीं है, ये गहरी बात है। क्योंकि जब विकास करना है तो सबका होगा कि नहीं होगा? कि एक वर्ग का विकास होगा? हो ही नहीं सकता। सड़क बनाओगे, क्या आप कहोगे कि लो इस धर्म के हो तो ये सड़क मत इस्तेमाल करो, उस धर्म के हो तो ये सड़क तुम्हारे लिए है? नहीं। सड़क बनाओगे तो सबके लिए बनाओगे, पानी की सुविधा होगी तो सबकी होगी। सही बात है। तो विकास, रोजगार होगा तो पूछना नहीं है कि कौन सा क्या है, सबके लिए रोजगार है। हाँ, आरक्षण है लेकिन सबके लिए रोजगार है, सबको मौका मिलेगा। सही बात है कि नहीं? तो राजनीतिक दल और उनके नेता आपके सामने जाति और धर्म की बात क्यों करते हैं? कभी सोचा है कि यूं ही आंख मूंद के दे देते हो वोट धर्म और जाति के आधार पर? मैं एक मोहल्ले में गई, वहां मैंने देखा कोई सड़क नहीं, टूटी फूटी सड़क, पानी नहीं। पूछा बिजली आती है? खाद दीदी नहीं आती। बिल भरते हो? बिल भरते हैं। अच्छा, विधायक कौन है? नाम लिया विधायक का। काम करता है? नहीं करता। वोट दोगे दोबारा? हाँ जी। वाह जी। तो मैंने पूछा क्यों? जी हम तो वोट अपने धर्म के आधार पर दे देते हैं हर बार। यही बात मैंने कहीं और सुनी कि भाई क्यों बार बार वोट दे रहे हो इसको, काम
काम तो कर नहीं रहा है तुम्हारा। जी हम जाति के आधार पर दे देते हैं, हमारी जाति का है, हम सोचते हैं कि इन्हीं को देंगे। तो क्या हो रहा है, आप आंख मूंद के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर ऐसे राजनीतिक दलों को आगे बढ़ा रहे हो जिनके नेता समझ गए हैं भैया कि आपके लिए काम करने की जरूरत ही नहीं है। वो समझ गए हैं कुछ मत करो, 5 साल आराम करो, राज करो, सत्ता में बैठो, सब खुशियां तुम्हारी रहे, तुम ही फूलो फलो, 5 साल बाद मंच पे पहुंच जाना, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देना, साथ साथ कह देना कि भैया धर्म के, हम आपके धर्म की सुरक्षा करेंगे, हम आपकी जाति की सुरक्षा करेंगे, वोट मिल जाएगा। तो काम क्यों करेंगे ये नेता? और आदत किसने डाली है? जनता डाली है। अच्छी आदत है कि बुरी है? अरे घर में अपने बेटे की आदत डाल दो कि कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उसको खिलाते पिलाते रहोगे तो निकम्मा होगा कि नहीं? तो जाके बाहर जाके नौकरी ढूंढ के तुम्हारे लिए कमाएगा कि नहीं? नहीं कमाएगा। तो जब इतनी समझदारी अपने परिवार के लिए, इतनी समझदारी अपने बच्चों की परवरिश के लिए, तो अपने विकास के लिए और अपनी राजनीति में इतनी समझदारी क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये मेरी शिकायत है आपसे। आपने इन नेताओं को इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इन नेताओं को, और ये जो राजनीतिक दल है, बसपा, समाजवादी, भाजपा, इतनी हिम्मत दे दी है आपने इनको कि कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मंच पे खड़े होकर आपसे झूठ बोल के, आपसे धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट लेके वो फिर से सत्ता में आएंगे। और ये जो आपने आदत डाली है, इससे नुकसान उनका नहीं हो रहा। उनके बेटे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेश चले जाते हैं, वो तो अच्छे अच्छे हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। मोदी जी का हवाई जहाज देखो, 8,000 करोड़ का एक हवाई जहाज है। मोदी जी दुनिया घूमते हैं उस हवाई जहाज में। योगी जी के यहाँ देखिए, है तो योगी, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, कितनी बड़ी सिक्योरिटी सुरक्षा लेके घूम रहे हैं। और जब आपकी समस्याएं आती हैं, जब किसान आंदोलन करता है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो सब दुबक के अपने घर में बैठ जाते हैं। कोई नहीं आता आपकी सुनवाई करने। किसान 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर पे नरेंद्र मोदी जी के घर के सामने 10 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, खड़ा रहा 1 साल के लिए। 700 किसान शहीद हुआ। कहां थे हमारे प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया घूम सकते हैं, जो 16,000 करोड़ रुपए के दो हवाई जहाज खरीदे हैं, और पूरे गन्ने के बकाए को 14,000 करोड़ रुपए को नहीं दे पा रहे हैं किसानों को? वो प्रधानमंत्री कहां थे? क्यों नहीं आए? जब उनके ही मंत्रिमंडल के मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खीरी में अपनी जीप के नीचे कुचल डाला, तो वो प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं गए लखीमपुर खीरी उन परिवारों से मिलने? क्यों कार्रवाई नहीं की उन्होंने उस लड़के पे? बल्कि उसके कुछ ही दिन बाद एक बड़ी सी उन्होंने मीटिंग की लखनऊ में, जहां पे उसी का बाप उनके साथ मंच पे खड़ा रहा। इस्तीफा भी नहीं मांगा उस मंत्री का। कैसे नेता है ये? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? छुट्टा जानवर आपके खेत खाए जा रहा है, आपके सामने खड़े होके कहते हैं हमें तो मालूम ही नहीं था। मोदी जी अंतर्यामी, सर्वज्ञानी, हाँ सर्वज्ञानी, कहते हैं ना मोदी जी को सब कुछ पता चल जाता है। मोदी जी को नहीं पता था कि अपने देश के सबसे बड़े प्रदेश में एक एक किसान मर रहा है परेशानी से, क्योंकि छुट्टा जानवर उसके खेत खा रहा है। मोदी जी को पता चल जाता है जब रूस के प्रधानमंत्री को कुछ बीमारी होती है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को खांसी आती है, मोदी जी फट से उनको चिट्ठी लिख लेते हैं, फोन कर लेते हैं।
और मोदी जी जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनकी लखनऊ में प्रदेश में सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको ये नहीं मालूम था। अभी चुनाव आया तो संज्ञान में आया, और चुनाव आया तो संज्ञान में भी आ गया, और आपने इसका समाधान भी निकालने की घोषणा कर दी। 5 सालों से कहा थे भैया, 5 सालों से जब उत्तर प्रदेश में नौजवान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, जब महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जब किसान अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहा है, तो आप दिखते नहीं हो। 5 साल बाद जब दुनिया का भ्रमण कर लिया, हर जगह फोटो खिंचा ली, हर प्रधानमंत्री के साथ, हर राष्ट्रपति के साथ, फिर आप पधारते हैं यूपी में चुनाव के समय। आपने 70 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, अब आप मंच पे खुद कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरी दिलवाई है, तो बाकी कहां गई? आपकी सरकार ने, इस भाजपा की सरकार ने 12 लाख सरकारी पद खाली रखे हुए 5 सालों से। क्या 5 सालों से उनको बेरोजगार नौजवान नहीं दिखे? यूपी में भाई कितने बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो, इस सभा में होंगे 6,000 7,000 बेरोजगार नौजवान, तो आपको नहीं दिख रहे थे? आपने पद क्यों नहीं भरे? क्यों नहीं भरे? क्योंकि आदत डाल दी है जनता ने, आदत डाल दी है भाई और बहनों, आपने बहुत बड़ा बना दिया है आपने इनको, हद से ज्यादा। और इस राजनीति से सबसे बड़ा नुकसान आपको हो रहा है, आपके प्रदेश को हो रहा है। आपके प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ये हमारे प्रदेश में इतना हुनर है कि यहां से बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में लोग जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना हुनर दिखा रहे हैं, कमा रहे हैं। हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो खेती है, जो जमीन है, इतनी उपजाऊ है कि यहाँ का किसान बहुत तरक्की कर सकता था, लेकिन आज उसको ना अपने उपज का दाम दे दे सरकार, ना उसको इस समस्या से छुटकारा दे रही है, बल्कि बड़ी बड़ी बिजली के बिल, बड़ी बड़ी पेट्रोल डीजल के बिल दे रही है। क्यों हो रहा है ये सब? समझ लीजिए। अब मैं बहुत गहरी बात कहने वाली हूं, ध्यान से सुनिए। आपको गरीब रखा जा रहा है, आपको गरीब जानबूझकर रखा जा रहा है। रोजगार से पता चलता है। देखिए, खाली पद है 12 लाख, ठीक है, आपने नहीं भरे, लापरवाही होगी। बाकी रोजगार कहां से आते हैं? बाकी रोजगार छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस, छोटे मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से आते हैं। ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। आपने उन बिजनेसों को क्या किया? तकरीबन सारे के सारे बंद होने के कगार पे हैं। जो छोटा दुकानदार है वो कमा नहीं पा रहा है। आपने उस पर नोटबंदी कर दी, जीएसटी कर दी, लॉकडाउन आया, कोरोना आया, बड़े बड़े बिल थोप दिए, वो बंद होने के कगार पे है। और कहां से आते हैं रोजगार? बड़ी बड़ी संस्थाओं से। अब ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में किया क्या, लूटा है आपको, ये किया वो किया है। अच्छा, तो ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, BHEL, HCL, NTPC, रेलवे, ये सारी बड़ी बड़ी जो सरकारी संस्थाएं थी, जो पब्लिक यूनिट कहते हैं इसको, पब्लिक यूनिट क्यों? पब्लिक की संस्थाएं जो पब्लिक को रोजगार देती हैं, इनका क्या किया है इन्होंने? सब अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को बेच डाला। अरे रेलवेज को बेच डालने की योजना बन रही है। तो जहां से रोजगार आना था 3 जगह से, सरकारी पद खाली, भरे नहीं, संस्थाएं, पब्लिक सेक्टर यूनिट बेच डाले, छोटे दुकानदार, छोटी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, छोटे व्यापारी बंद होने के कगार पे। और आपकी हिम्मत की आप कह रहे हो कि हम रोजगार दिलवाएंगे? आपकी नीति ने तो सबको बर्बाद कर दिया है। आपकी नीतियां तो सिर्फ अमीरों के लिए, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बन रही है। ये किसान कानून क्या थे? ये किसान कानून, किसान की मेहनत, किसान की का खून पसीना, और कमाए कौन? उनके बड़े बड़े उद्योगपति।
यही तो थे किसान के कानून। अच्छा, आपने आंदोलन किया, साल भर से तो ये निकले नहीं, चुनाव आने लगा, घबरा गए, कहा कि ये तो अब किसान तो अडिग है, हिल नहीं रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। माफी मांगी, रोए धोए, कानून वापस ले लिए। ये आपको राशन का बोरा देते हैं, मैंने देते हैं कि नहीं? आपको तो मिल ही नहीं रहा है, कह रही हैं। लेकिन कुछ लोगों के घर राशन के बोरे भेजते हैं और कहते हैं कि खाता खोलिए, पैसे भेज देंगे। ठीक है, मैं इनसे पूछ रही हूं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप जब अगली बार आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने मंच पे खड़े होंगे, आप वचन दीजिए जनता को कि 10 मार्च के बाद ये राशन के बोरे आते रहेंगे। वचन दीजिए।
कांग्रेस की सरकार ने इस समस्या को सुलझा दिया है। ये छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या थी। क्या किया सरकार ने? सरकार ने कहा कि आप अगर छुट्टे जानवर का देखभाल करोगे तो सरकार आपसे 2 रुपए किलो उस जानवर का गोबर खरीदेगी। अब हंसो आप कि गोबर खरीद के भैया सरकार क्या करेगी, लेकिन सुनिए, सरकार ने गोबर खरीद के स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जो काम करती है ना, उनको दिया, उससे खाद बनवाई और फिर वो खाद उन समूह से खरीदी तो महिला का फायदा हुआ। उस खाद से उस गोबर से गोबर गैस बनाई, गोबर का इस्तेमाल हुआ, जनता का फायदा हुआ। इससे क्या हुआ? जनता ने उन जानवरों का देखभाल करना शुरू किया, क्योंकि उन जानवरों से कमाई हो रही थी जनता की, 2 रुपए किलो गोबर मिल रही थी सरकार को और जनता को 2 रुपए मिल रहा था हर किलो के लिए। समस्या सुलझ गई, उसका समाधान निकल गया। आज छत्तीसगढ़ में जाइए, कहीं छोटा जानवर नहीं दिख रहा है। अब आई आपकी उत्तर प्रदेश की भाजपा की बड़ी धार्मिक सरकार, जो धर्म की बातें करती है आपके सामने। क्या किया इन्होंने? गौशालाएं बना दी। गौशालाओं में गाय को धर दिया, चारा नहीं दिया, पानी नहीं दिया। तमाम गौशालाओं में तो छत भी नहीं है। वीडियो देखे हमने पिछले साल, कितने सारे निकले थे। गाय मर रही है, पानी नहीं है, चारा नहीं है। जेसीबी से उठा के 10-10 गाय को यूं धरा जा रहा है, उनके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। जिंदा है, उसको गाड़ा जा रहा है। कुत्ते घूम रहे हैं और गाय को यूं चुग रहे हैं, गाय के घाव को नोच रहे हैं, खा रहे हैं, जिंदा गाय को। यह है इनका धर्म, यह है इनका बनावटी धर्म, जिस आधार पर आपसे ये मांग रहे हैं वोट। सबसे बड़ा धर्म नेता का सेवा होता है, यही भगवत गीता में लिखा है। किसी भी पंडित से पूछ लीजिए, किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे मुसलमानों से पूछिए कुरान शरीफ में क्या लिखा है, चाहे बौद्ध धर्म में पूछिए कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा था, चाहे ईसाइयों से पूछिए कि उनके ईसा मसीह ने क्या कहा था। सबने एक ही चीज कही थी नेता के लिए, सबसे बड़ा धर्म आपका है सेवा, और इस धर्म को इस्तेमाल मत करो। सब धर्मों में लिखा है कि धर्म का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये धर्म का दुरुपयोग करके आपके सामने धर्म के आधार पर वोट मांग रहे हैं। समझ लीजिए, आपको गरीब रखने की साजिश है। आपका विकास कभी इस तरह की राजनीति से नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इनके नेता विकास करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसानों के जितने भी कर्ज थे पूरे माफ किए जाएंगे अगर हमारी सरकार आए। हमारी सरकार ने 72,000 करोड़ कर्ज माफ किए थे पहले, आपको याद होगा। हम समझ रहे हैं कि कितनी परेशानियां हैं आपकी, इसलिए हम कह रहे हैं फिर से करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो बिजली के बड़े बड़े बिल होते हैं ना, इनको हम आधा करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो दुकानदार, जो छोटे व्यापारी कोरोना के समय बिजली के बिल भर रहे थे, बकाया है उनका, उस बकाये को हम साफ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मेरे नौजवान साथियों कि अगर आप में से कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहे, 5 लाख रुपए सरकार आपको 1% ब्याज पे देगी। इन्होंने खाली रखे हैं ना पद, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम इन पदों को इनको भरेंगे और इसके अलावा हम 8 लाख नए रोजगार बनाएंगे। जहां जहां हुनर है उत्तर प्रदेश में, वहां उस हुनर के लिए पूरी सुविधा देंगे। खास तौर से नौजवानों के लिए, आप अपने बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, आप कारोबार खोलना चाहते हैं, आपको पूरी मदद मिलेगी सरकार की। हम बहनों के लिए कह रहे हैं, आपको एक गैस सिलेंडर देके खुश है ना ये लोग, सोचते हैं कि एक दे दिया बस वोट मिल गया, बात खत्म, कोई जिम्मेदारी नहीं है अपनी बहनों के प्रति। हम कह रहे हैं कि 40% महिलाओं को हमने टिकट दिया है कि बहनों आधी आबादी हो तुम,
आधी आबादी हो, लेकिन तुम्हें राजनीति में कोई भागीदारी नहीं दे रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने का काम तुम्हारा कोई नहीं कर रहा है। हमने कहा खड़ी हो जाओ, चुनाव लड़ो, सत्ता अपने हाथों में लो। ऐसी बहनें लड़ रही हैं आज चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिन पर भयंकर अत्याचार हुए, जिनकी बेटियों का बलात्कार किया गया है, जिनकी बेटियों को मार डाला गया है। ऐसी महिलाएं खड़ी हैं आज। एक आशा बहू की महिला खड़ी है, जिसको पुलिस ने घसीट के बस के अंदर पुरुष पुलिस कर्मियों ने ऊपर चढ़कर गला दबाकर पीटा। क्यों? क्योंकि वो अपने मानदेय के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करना चाह रही थी कि मानदेय बढ़ाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आशा बहुओं के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए 10,000 रुपए मानदेय बढ़ाएंगे हम। हमने उस महिला को चुनाव लड़वाया। मुझे कितना गर्व हुआ बहनों उसको देख के। जब मेरे पास पहले आई थी, उसके बड़े बड़े घाव थे, रो रही थी, टूटी हुई थी, कि उसने सिर्फ अपना हक मांगा और उसको इतनी बेरहमी से पीटा गया। 2 दिन पहले मैं उसकी मीटिंग में गई, अच्छी साड़ी पहन के अपने यूं बांध के यूं गर्व से खड़ी थी, भाषण दे रही थी, कह रही थी कि दीदी जिंदगी भर मैं जनता के लिए काम करूंगी, अपनी बहनों के लिए काम करूंगी। आपके लिए जब आप ब्लॉक स्तर के अस्पताल में जाती हैं तो आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है कि नहीं? आपकी सेहत की कोई निजी समस्या है, आप बात कर सकते हैं उनसे? नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर ब्लॉक स्तर के अस्पताल में हम पूरी कोशिश करेंगे कि एक महिला डॉक्टर हो, एक महिला नर्स हो आपकी समस्याओं के लिए। आप पर अत्याचार हो तो अगर कोई पुलिसकर्मी अपराधियों के खिलाफ एफआईआर डालने से मना करे या उसमें बाधा डाले, 10 दिन के अंदर वो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हम एक ऐसा कानून लाएंगे जिससे के जरिए वो सस्पेंड हो सकता है। ये लोग एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं ना, हम कह रहे हैं 3 ले लो। हम कह रहे हैं छात्राओं को मुफ्त मोबाइल फोन देंगे ताकि ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, आगे बढ़ सके। हम कह रहे हैं इंटर की छात्राओं को हम स्कूटी देंगे ताकि और भी आगे बढ़ पाए। लेकिन हम साथ साथ कह रहे हैं कि आपको सशक्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम चाहते हैं कि महिलाएं भी अपनी पैरों पे खड़े हों, महिलाएं भी कमाएं, महिलाएं भी घर में भागीदार हों कमाई में। इसीलिए 40% सरकारी रोजगार हम महिलाओं को दिलवाएंगे। मेरी यहाँ पुलिसकर्मी बहनें खड़ी हैं, 25% भर्ती पुलिस में हम महिलाओं की कराएंगे ताकि हर पुलिस स्टेशन पे आपको महिलाएं मिले। और मैं जानती हूँ आपकी भी समस्या है कि जहां आप रहते हो वहां आपकी पोस्टिंग नहीं होती, दूर दूर होती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपकी पोस्टिंग जहां आप रहते हो उसी जिले में की जाएगी। मुझे हिरासत में लिया था तो 2 बहनें थी पुलिस वाली, और मैंने पूछा 4 बजे है सुबह, लखीमपुर केरी का वो हादसा हुआ था, वहां जा रही थी मैं उनके परिवार, किसान के परिवारों से मिलने। 4 बजे सुबह थी, महिला पुलिसकर्मी मेरे साथ जीप में बैठी थी। और जब मैंने पूछा कि आपकी पोस्ट, आप रहते कहाँ हो, इतनी दूर रह रही थी, 4 बजे सुबह सड़क पे खड़ी हुई थी मुझे हिरासत में लेने के लिए। मैं सोच रही थी कि किन परिस्थितियों में ये बेचारी काम कर रही है, कौन इनकी सुनवाई कर रहा है। उसी तरह से चाहे नौजवान की, चाहे महिलाओं की, चाहे किसान की, चाहे किसी की भी, आज इस प्रदेश में, देश में किसी गरीब की, किसी मिडिल क्लास के इंसान की सुनवाई नहीं है। इन परिस्थितियों को हमें बदलना है और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप सबको बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बहुत हो गया है ये धर्म और जाति के आधार पर राजनीति इस प्रदेश में दशकों से चल रही है और इससे आपका कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर आपका फायदा होना था तो देश का सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा नौजवान इस प्रदेश में, सबसे ज्यादा हुनर इस प्रदेश में, तो ये देश का सबसे बड़ा, सबसे योग्य प्रदेश आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये विकसित क्यों नहीं हुआ? यहाँ के लोग अमीर क्यों नहीं हो रहे हैं, गरीब क्यों होते चले जा रहे हैं? क्योंकि आपके हित में कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ अपने हित में आपका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब बातें कहने के लिए मैं यहाँ आई
अब चुनाव है, सोच समझ के ये वोट डालिए, इसको व्यर्थ मत करिए। ये वोट आपके पक्ष में जाना चाहिए, आपके पक्ष में। जो नेता, जो पार्टी आपके लिए खड़ी होती है, जो आपके संघर्ष में शामिल होती है, जो आपकी समस्याओं को समझती है, ये कि नहीं कहती कि 5 साल बाद आज संज्ञान में आ गया, उस राजनीतिक पार्टी को आप आगे बढ़ाओ ताकि आपका विकास हो, आपके बच्चों के लिए, उनके भविष्यों के लिए मेहनत हो, काम हो। आप मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हो, खेती में काम करते हो, अपनी दुकानों में काम करते हो, मजदूरी करते हो, किस लिए? ताकि आपके बच्चे एक बड़े राशन पर निर्भर हो, कि बड़े होकर उनका भविष्य बने, कमाए, रोजगार मिले। तो आप अब इस बार एक ऐसी सरकार को बनाओ जो आपको रोजगार दिलवाए, जो आपके प्रदेश को विकसित करे, जो आपका हक आपके हाथों में दे। और ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है आपको। कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के लिए शहीद हुए। इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी किस लिए? ताकि आप सब आजाद हो, ताकि आप सब आजाद हो। आज आप आजाद नहीं हो। जब तक आप गरीब रहोगे, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, तब तक आप आजाद नहीं होगे। तब तक आपको ऐसे राजनीतिक दल गुलाम बनाए जाएंगे ताकि वो अपना स्वार्थ साध पाए। ये बात समझ लो। आपको अपनी आजादी चाहिए तो आपको कमाना पड़ेगा। आपको कमाने के लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा सरकार को। आपको कमाने के लिए मदद करनी पड़ेगी। आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करना पड़ेगा। और ये काम करने के लिए हम सब तैयार हैं। हम आपके लिए समर्पित हैं। दिन रात आपके लिए काम करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार बनाकर तो देखिए, एक बार बनाकर तो देखिए इस प्रदेश में, और देखिए कि कैसी तरक्की आती है। किसकी हिम्मत होगी आपके सामने ये सब कहने की कि उनको संज्ञान नहीं था आपकी समस्याओं का? किसी की हिम्मत नहीं होगी। आपकी समस्या आएगी, हम पहुंचेंगे, हम समझेंगे और हम उसको सुलझाएंगे। ये मेरा वादा है आपसे। आप सब यहाँ के प्रत्याशी को जिताकर यहाँ पर कांग्रेस का विधायक, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार देकर अपने ही भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। बहनें, याद रखना बात को। भाइयों, आप भी याद रखना। चुनाव के समय जब वोट देने जाओगे आप, तो याद रखना कि मैंने क्या कहा है आपके सामने। ये वोट आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है। अपने पक्ष में दीजिए इस वोट को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।